हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। सबसे पहले तो बताती हूँ मैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो किसने दिया था। नर्स्ट नाम का साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था, नर्स्ट। इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो नर्स्ट के अनुसार कोई सॉल्यूट यानी कि आपका हिंदी में कहे तो विलय, कोई सॉल्यूट वो सॉलिड में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। वो सॉल्यूट दो इमिसिबल लिक्विड में मिलाया जाता है। ठीक है, कोई सॉल्यूट दो इमिसिबल लिक्विड यानी कि एक दूसरे में जो घुलनशील नहीं है, दो लिक्विड उनमें मिलाया जाता है, तो वह दो विलायकों में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो कि दोनों सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का रेशियो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मान लो कि दो सॉल्वेंट है हमारे पास। ये मान लो कि मैंने लिया है सेपरेटिंग फनल, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, कि दो सॉल्वेंट लिए हैं। मान लो यहाँ मैंने लिया है, एक तो लिया है H2O, एक तो लिया है H2O, एक लिया है मैंने बेंजीन। ठीक है, दो सॉल्वेंट है अलग अलग। ठीक है, एक H2O एक बेंजीन है। दोनों को क्या कर दिया मैंने, दोनों को एक साथ मिला दिया। ओके, सेपरेटिंग फनल में डाल दिया। तो ऊपर वाली लेयर तो मेरी किसकी बनी, मान लो बेंजीन की बनी है, और नीचे वाली लेयर जो थी वो वाटर की बनी। दो अलग अलग लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजन क्या है, ये होमोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं बनाते क्योंकि बेंजीन वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वजह है कि यहाँ पे दो अलग अलग लेयर देखने को मिलती है। ऊपर वाला भाग जो है वो बेंजीन का रहेगा, नीचे वाला रहेगा वाटर का। तो ये क्या कहेंगे हम कि ये जो दोनों सॉल्वेंट है दोनों ही विलायक है। ठीक है, दोनों सॉल्वेंट जो कि एक दूसरे में अघुलनशील इस तरह से इमिसिबल लिक्विड है दोनों, इसमें कोई सॉलिड या लिक्विड विलय मिलाती हूँ मैं, तो वो विलय, ठीक है, वो सॉल्यूट दोनों में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या करेंगे आप, ऊपर से सॉल्यूट डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूट डालते ही आप इस सेपरेटिंग फलन को सॉल्यूट डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, शेक करेंगे। तो सॉल्यूट का कुछ पार्ट इस बेंजीन वाले पार्ट में घुल जाएगा और सॉल्यूट का ही कुछ पार्ट जो है इस वाटर वाले पार्ट में घुल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ डेफिनेशन में कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कि कोई सॉल्यूट है, दो इमिसिबल लिक्विड है, उनमें वह घुलते हैं, जब उनमें मिलाते हैं इस सॉल्यूट को तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि दोनों सॉल्वेंट्स में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहता है। आपने सॉल्यूट डाला, दोनों में घुला कुछ कुछ, तो इसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है यानी बेंजीन में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो मान लो C1 है, और वाटर में जो सॉल्यूट घुला वो मान लो C2 है। ठीक है, तो सॉल्वेंट बेंजीन में C1 और जो वाटर है उसमें C2 रेशियो है, दोनों अलग अलग सॉल्वेंट में। हम कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से इन दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, वो भी कंडीशन के साथ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो C1 और C2 हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाली कंडीशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रहना तो चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसमें भी एक कंडीशन दे रखी है कि जो आपका सॉल्यूट आपने ऊपर से ऐड किया था उसका मॉलिक्यूलर स्टेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो दोनों ही सॉल्वेंट में सेम रहेगा, तभी ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा। अगर सॉल्यूट ऐड करने पर ये बेंजीन में घुलने और वाटर में घुलने के साथ इसके कंपोजिशन या इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है अगर वो चेंज हो जाता है या टूट जाता है ये सॉल्यूट अलग अलग स्पीशीज में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली डेफिनेशन ओके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कि दो इमिसिबल लिक्विड है उसमें आपको सॉल्यूट डालते हैं तो वो सॉल्यूट दोनों इमिसिबल लिक्विड में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि उन दोनों इमिसिबल लिक्विड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का रेशियो
कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगा जब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर स्टेट दोनों सॉल्वेंट्स में सेम रहे। ठीक है, तो ये तो थी बात डेफिनेशन की। और जो इसका पिक्टोरियल व्यू है, अगर वो दिखाना चाहो तो वो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ऊपर मान लो एक सॉल्वेंट है बी, ठीक है, और नीचे जो सॉल्वेंट है मेरा ए। अब कोई सॉल्यूट है आपका, कोई सॉल्यूट है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो कि x है। कोई सॉल्यूट जो आपने इसमें ऐड किया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो कि x है। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि दोनों ही सॉल्वेंट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर स्टेट जो है वो सेम रहनी चाहिए। तो सॉल्वेंट बी है, उसमें इसका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है x है, और इसी तरह से सॉल्यूट ए है, उसमें भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, x है। मतलब दोनों में ही सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो है सेम है। तब इस कंडीशन में ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये क्या करेगा, ये फॉलो करेगा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। ठीक है, मैथमेटिकली इसे कहें तो हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट x in solvent A upon concentration of solute X in solvent B, यानी कि solvent A में X कंसंट्रेशन कितनी है और solvent B में X की कंसंट्रेशन कितनी है, उसका रेशियो जो है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। जो यहाँ पे K है उसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। K का मतलब क्या है, ये जो कांस्टेंट है उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, या फिर इसे हम पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो है हमें देखना है कि आगे इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन हम किस तरह से देखते हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है उसको समझने के लिए आपको जो फेज रूल में आपने एक रूल पढ़ा था, ठीक है, वो यहाँ पे यूज होगा, और कुछ थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस जो है वो यहाँ पे आपके यूज होगी। ठीक है, तो वो देखते हैं हम कि वो किस तरह से यूज होती है, राइट। चलो, तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले कि फेज रूल में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, और या फिर एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। अगर मैं कहूँ केमिकल पोटेंशियल म्यू, जब मैंने आपको फेज रूल का डेरिवेशन जो है वो एक्सप्लेन किया था, तो वहां पे मैंने एक टर्म यूज करी थी केमिकल पोटेंशियल, और उसको देखा था कि वो किस तरह से यूज किया जाता है। तो वो हम यहाँ पे रूल थोड़ा सा देखेंगे और उसकी हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, तो वहां पे हमने क्या कहा था कि जब दो प्रावस्थाएं होती है उसमें आप कोई सॉल्यूट मिलाते हैं, दो प्रावस्थाएं कह लो, टू फेज कह लो, या फिर कोई टू सॉल्वेंट कह लो, टू फेज कह लो या फिर कोई टू सॉल्वेंट कह लो। सॉल्वेंट कैसे होंगे, अगर इममिसिबल सॉल्वेंट है, एक दूसरे में इममिसिबल है, तभी वो दो फेज देगी। हमने फेज रूल अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि कोई दो फेज है, उस दो फेज में हमने क्या किया है, सॉल्यूट ऐड किया है, उस दो फेज में हमने सॉल्यूट ऐड किया है। तो वो सॉल्यूट इन दोनों फेज में इस तरह से वितरित होता है, इस तरह से ये सॉल्यूट इन दोनों फेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम पर जो सॉल्यूट है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दोनों फेज में, वो क्या रहता है, μ1 एंड μ2 कांस्टेंट रहता है। μ1 एंड μ2 क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाती हूँ। और देखो, हमने लिया है दो फेज ली है, ठीक है, ये मैंने मान लो कि फेज ली है, ये मैंने फेज ली है फेज 1 और ये मेरी फेज 2। ठीक है, आपने क्या किया है, इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया है, आपने किया है सॉल्यूट ऐड। ठीक है, अब वो जो सॉल्यूट ऐड किया है आपने,
वो दोनों ही फेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो सॉल्यूट आपने ऊपर से डाला इन दोनों ही फेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम फेज रूल के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जब ये दोनों फेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा और जब इन दोनों फेज के बीच में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो जो सॉल्यूट फेज 1 में घुला है उसका केमिकल पोटेंशियल मान लो 1 है और जो सॉल्यूट फेज 2 में घुला है उसका केमिकल पोटेंशियल मान लो μ2 है। ठीक है, तो वो दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम पर जो है एट इक्विलिब्रियम दोनों जो केमिकल पोटेंशियल है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों केमिकल पोटेंशियल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दो फेज है, सॉल्यूट ऐड किया है, उस टाइम पे अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है दोनों फेज के बीच में तो सॉल्यूट जो फेज 1 में घुला है उसका केमिकल पोटेंशियल और सॉल्यूट जो फेज 2 में घुला है उसका केमिकल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, एक तो हो गई ये बात फेज रूल की। दूसरा हम कह रहे हैं कि हमें म्यू का फॉर्मूला पता है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट प्लस RT ln A। ठीक है, ए की जगह आपको दिख सकता है कहीं पे, ए की जगह पे आपको पी भी दिख सकता है। अगर गैस की बात कर रहे हैं आपको नॉर्मल कंसंट्रेशन भी दिख सकती है, आपको यहाँ पे जो है वो मोल फ्रैक्शन भी दिख सकता है। ये सारी कंसंट्रेशन है। जब हम किसी पोलर सब्सटेंस की बात करते हैं या किसी आयनिक सब्सटेंस की बात करते हैं तब हम उसकी एक्टिविटी को लेते हैं, कंसंट्रेशन की जगह हम उसकी एक्टिविटी को लेते हैं। तो ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पर एक्टिविटी को बता रहा है। ठीक है, उसका सेम रिलेशन है जैसे कि गैस के लिए हम प्रेशर को कंसंट्रेशन की टर्म में लेते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। वैसे ही अगर कोई सब्सटेंस आयनिक है तो उसको हम आयनिक टर्म में आपको एक्सप्लेन करना है तो उसको हम एक्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक के अनुसार जो म्यू है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT ln A होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास फेज तो कितनी है, हमारे पास फेज तो है 2। तो फेज 1 के लिए जो है म्यू की वैल्यू क्या होगी, फेज 1 के लिए होगी म्यू नॉट 1 प्लस RT ln A1। ठीक है, इसी तरीके से फेज 2 के लिए क्या होगी म्यू की वैल्यू, फेज 2 के लिए होगी μ2 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 प्लस RT ln A2। राइट, हमने कहा है कि इक्विलिब्रियम पर दोनों सेम है तो ये इन दोनों को सेम कर लो, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन दोनों को सेम कर लो। ओके, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया कुछ। ओके, चलो, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम हमने कहा μ1 इज इक्वल टू μ2 सेम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, μ1 नोट प्लस RT ln A1 इज इक्वल टू μ2 नोट प्लस RT ln A2। राइट, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस A2 वाले फॉर्म को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाए, और इस μ1 नोट को उधर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे उधर और इसको ले आएंगे इधर। तो हमारे पास रिएक्शन का इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे फॉर्म इक्वेशन बनेगी हमारा RT A2 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 माइनस म्यू नॉट 1। राइट, देन आफ्टर हम लिखेंगे यहाँ पे ln A1 बाय A2। ओके, क्लास में हमने बताया है ये किस तरह से होता है। ओके, और ये है हमारा μ2 नॉट। ओके, तो ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे जो ये म्यू नोट 2 और म्यू नोट 1 है ये क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये होता है कांस्टेंट। ओके, चलो, क्योंकि ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि ये μ1 और μ2 यहाँ पे जो है वो बराबर है और टेम्परेचर भी जब हमारा कांस्टेंट है तो म्यू नोट 2 और म्यू नोट 1 भी बराबर होगा। तो ये भी यहाँ पे क्या होता है, ये भी यहाँ पे पूरी इक्वेशन जो है ये वाला टर्म भी यहाँ पे होता है कांस्टेंट, ये वाला टर्म भी होता है कांस्टेंट। तो फाइनली क्या होता है यहाँ पे, फाइनली अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बचेगा ये RT, क्योंकि R क्या है, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने कहा ऑलरेडी कांस्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। तो ये R और T क्या करेगा, इस वाले इक्वेशन के इस बराबर के इस साइड चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, ln A1 बाय
A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा, मैंने कहा ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, और ये भी क्या है, पूरी टर्म कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ln A1 बाय A2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं ln A1 बाय A2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी में आगे बढ़ते हैं कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ln को अगर हम हटा दें, ठीक है, ln को अगर हम हटा दें तो हम कहेंगे A1 A2 भी क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट ही होता है। ln दोनों तरफ है, नॉर्मली हम कहेंगे यहाँ पे कि A1 और A2 अगर कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेनरी रूल को अप्लाई करेंगे। हेनरी रूल क्या है, यहाँ पे हेनरी रूल है यहाँ पे कि जो एक्टिविटी है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल भिन्न के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, मोल भिन्न के, ठीक है। ये आपका जो x है यहाँ पर, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन या हिंदी में से कहते हैं मोल भिन्न। तो जैसे ही यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, ये हमारा कांस्टेंट आता है kx, ओके। अगर हम फेज 1 के लिए लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, और फेज 2 के लिए लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कहा है A1 बाई A2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप लिख सकते हैं A1 बाई A2 इज इक्वल टू kx1 बाई kx2, राइट। k से k तो वैसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया A1 बाई A2 इज इक्वल टू x1 बाई x2। दोनों बराबर है और दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कांस्टेंट, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या और क्या है मतलब इसका। अब यहाँ पे मैंने कहा मूल भिन्न है, ये पहले भी मैंने समझाया है, आयनिक की बात करते हैं हम, एक्टिविटी की बात करते हैं, ये मोल भिन्न के बराबर है, ठीक है। और मोल भिन्न एक्चुअल में है क्या, मोल भिन्न एक्चुअल में क्या है, कंसंट्रेशन की ही तो बात करता है मोल भिन्न। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि C1 बाय C2, फेज 1 की कंसंट्रेशन जो मोल भिन्न की टर्म में ली गई है, फेज 2 की कंसंट्रेशन जो मोल भिन्न के रूप में ली गई है। तो फाइनली हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्थिरांक आ जाता है। या फिर आप इस कांस्टेंट को कह सकते हैं कि ये C1 बाय C2 जो होता है वो k के बराबर होता है। तो स्टार्टिंग में जब हमने डेफिनेशन में पढ़ा तब भी हमने क्या कहा था, तब भी हमने यही कहा था कि ये है हमारा फॉर्मूला, जो किस तरह से थ्योरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ देखो तो हमने किया है कि हमने यहाँ पे यूज किया था फेज रूल। हमने क्या क्या यूज किया यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आपको, फेज रूल यूज किया, किसको समझाने के लिए, हमने यहाँ पे फेज रूल यूज किया μ1 इज इक्वल टू μ2 को बताने के लिए। उसके बाद मैंने एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन यूज करी म्यू की, जिसमें हमने कहा कि म्यू नोट जो है म्यू बराबर होता है म्यू नोट प्लस RT ln A के। तो ये तो था हमारा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, और यहाँ पे हमने यूज किया फेज रूल। तो फेज रूल और थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को यूज करते हुए हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ओके। चलो